गुड इवनिंग गाइस। आज हम पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में, तृतीय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि वे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ लड़ने वाले पृथ्वीराज थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो तराइन का युद्ध, जिसमें 1191 और 1192 दोनों में जो युद्ध हुआ, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में था। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। आप अगर पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कम से कम एक या दो क्वेश्चन इन जो कहानियां है इनमें से जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ें। मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल से पता किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर डेट को लेकर के काफी कंफ्यूज है। तो इसीलिए मैंने जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी की डेट लेकर के आया हूं कि कल को अगर एग्जाम आता है तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके मन में ये हो कि मैंने उस पासबुक में ये पढ़ा था, वहां किताब में ये पढ़ा था। नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं वो 101% नीट एंड क्लीन है। उसमें किसी प्रकार के डाउट की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, कोई साइंस का है तो किसी ने पॉलिटिकल साइंस कर रखे, किसी हिंदी मीडियम का है, आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पास एनसीईआरटी बुक का किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक तो आपको यह बताना चाहता हूं कि वे आप जो भी पढ़ें वो एनसीईआरटी सिलेबस का होना चाहिए, ताकि कल को अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है, आप कोर्ट में जाते हैं, तो भाई आप कोर्ट में ये कम से कम साबित तो करें कि हमने इस एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है। एनसीईआरटी के अलावा किसी भी बुक को कोई मान्यता नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का होना चाहिए। तो मैं आज आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने जा रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली और अजमेर दोनों पर उनका शासन था। आपने पढ़ा होगा कि 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक राजपूत शासन काल रहा है और पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट कहिए या राजपूत शासक कहिए, अंतिम ही रहे हैं। तराइन के दूसरे युद्ध यानी 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उसके बाद न केवल दिल्ली बल्कि लगभग पूरे जो एरिया था हमारा, इसके ऊपर मोहम्मद गौरी का शासन हो गया था और जो राजपूत राजा थे उन्होंने उनसे संधियां कर ली थी। तो इसीलिए अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। यह हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको इनकी थोड़ी जानकारी करवा देता हूं कि आपका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ है सन 1149 ईस्वी में और इनको अजमेर और दिल्ली का जो शासक बनाया गया, इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर। पिताजी का नाम था सोमेश्वर सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान पिताजी का नाम था। तो थोड़ा सा सही कर देता हूं इसको, क्योंकि यह नाम लिखने में थोड़ी सी आपको भी दिक्कत होगी। यह नाम था सोमेश्वर चौहान। माता जी का नाम था कर्पूरी देवी। तो ऐसा माना गया है कि बहुत ही छोटी उम्र में, हालांकि कुछ बुक में आपको ये 11 वर्ष दिखा रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है भाई।
हमारी एनसीईआरटी की बुक ये कह रही है कि इनकी उम्र जब 13 वर्ष की थी तब इनको दिल्ली का और अजमेर का राजा घोषित कर दिया गया था। और राजा कब घोषित किया गया था? 1162 में। इनको 1162 में इनका राज्याभिषेक राज जो है यानी राज्य अभिषेक जो है उनका 1162 में कर दिया गया था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन लोगों ने शासन को संभाला। आप जानते हैं 13 वर्ष की उम्र बहुत ही छोटी उम्र होती है, लेकिन इनकी मां कर्पूरी देवी जो है वो बहुत ही कुशल शासक थी। एक मिथ्या है कि भाई पुराने टाइम में राजा के लिए जो रानियां थी वो केवल भोग और विलास की वस्तुएं थी, केवल वो सुंदरता की मूर्तियां हुआ करती थी। ऐसा कुछ नहीं। पुराने टाइम में जो भी महारानियां थी, जो भी रानियां थी, वो राजनीतिज्ञ भी थी, युद्ध कला में निपुण थी, सभ्य और संस्कृति से भरी हुई थी, और खास करके संकट काल में दुर्गा का रूप धारण कर लिया करती थी। तो ऐसी ही इनकी मां कर्पूरी देवी जो है इनके देख रेख में और पृथ्वीराज चौहान ने शासन शुरू किया। लेकिन इस साइड में क्या है कि जैसे ही हम जानते हैं कि भाई दिल्ली से और जब हरियाणा की तरफ आते हैं तो कन्नौज वहां पर था, जो शासन है वो कर रहे थे जयचंद। जयचंद का शासन था। पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत बड़ी सेना थी। कहते हैं कि लगभग 3 लाख सैनिक और 300 हाथी हुआ करते थे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी के साथ इन्होंने छोटे छोटे लड़ाइयां लड़ी, हालांकि 2 ही बड़े युद्ध हुए हैं। तराइन का, हरियाणा में तराइन नाम का क्षेत्र है जहां पर 2 लड़ाइयां लड़ी गई। 1191 के अंदर जब लड़ाई लड़ी तो उस समय मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से पराजय कर दिया था और मोहम्मद गौरी निहत्था आगे सामने पड़ा हुआ था पैरों में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट दिल इंसान थे, इसलिए वो बार बार उसको माफ करते चले गए। यही इतिहास में उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पृथ्वीराज चौहान ने कहते हैं कि 17 बार मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा। छोटे छोटे युद्ध होते थे और 17 बार में 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया। और 17वां युद्ध जो 1192 में तराइन का युद्ध लड़ा गया, उसकी हार का कारण जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां हार का कारण जानने से पहले हमें जानना होगा संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। जयचंद जो पहले पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, सहयोग करने वाले थे, वो आखिर कैसे विरोधी हो गए? इसका कारण यह था भाई कि अफगानिस्तान से चढ़ा करके और मोहम्मद गौरी आ रहा था लड़ने के लिए, और इधर पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो वो भी चाहते कि मेरे राज्य का विस्तार हो, तो दिल्ली पंजाब तक वो जाना चाहते थे। अजमेर तो उनके अंडर में था, पंजाब भी जाना चाहते थे। जबकि चंद जो जयचंद्र थे, या जिसको हम जयचंद के नाम से जानते हैं, महाराजा जयचंद को यह मंजूर नहीं था। इसलिए दोनों में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। उनका नाम पूरे भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, बहुत प्रसिद्ध था। एक बार उन्होंने जंगल के अंदर एक शेर अचानक आने के कारण पीछे नहीं हटे और उन्होंने शेर से लड़ाई लड़ी और उस शेर को वहीं पर ढेर कर दिया। जब इन छोटी छोटी कहानियों का पता संयोगिता को चला, संयोगिता कौन थी? राजा जयचंद जो कनौज के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था। तो संयोगिता मन ही मन जो है पृथ्वीराज को पसंद करने लगी। और जब इस बात का पता जयचंद को चला तो उसने देखा कि भाई कहीं बेटी हाथ से नहीं निकल जाए, इसलिए राजकुमारी के लिए एक अश्वमेध यज्ञ रखा गया और साथ में स्वयंवर की व्यवस्था कर दी गई। सभी राजाओं को, महाराजा जितने भी बड़े बड़े राजपूत शाही ठाकर थे, सबको बुलाया गया। लेकिन
पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए, अपमानित करने के लिए क्या किया, उन्होंने जो दरबार था उसके गेट के ऊपर एक गेट कीपर के रूप में उनकी फोटो अर्थात उनकी मूर्ति बना करके लगा दी, ताकि सभी राजपूत राजाओं के बीच पृथ्वीराज जो है उनका अपमान हो सके। जब इसका पता संयोगिता को चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने मन में विचार किया भी ठीक है, पृथ्वीराज जी को नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन इतना अपमान कैसे किया जा सकता। तो जैसे ही स्वयंवर के अंदर संयोगिता आती है, वहां बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार विराजमान थे, जो सब संयोगिता की सुंदरता के कायल थे, उनसे शादी करना चाहते थे। संयोगिता पूरे स्वयंवर में चक्कर लगाती है और 250 से 300 राजकुमार विराजमान थे, लेकिन संयोगिता सबके आगे से निकल करके और मुख्य द्वार पर जहां पर पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति लगा रखी थी उनको जाकर के माल्यार्पण कर देती है। उस समय भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वयंवर में लड़की जिसको भी वर माला पहना देती वही उसका पति माना जाता। तो ये देख करके सभी राजकुमार बहुत नाराज हुए, क्रोधित हुए, क्योंकि इससे उनका अपमान हुआ। और उस मूर्ति के पीछे पृथ्वीराज चौहान छुपे हुए थे। उन्होंने जितने भी राजकुमार थे सबको चैलेंज दिया युद्ध का, और संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठा करके वहां से रवाना हो गए। कहते हैं जयचंद ने अपनी पूरी सेना को उसके पीछे लगाया, लेकिन जयचंद की सेना पृथ्वीराज का बाल भी बांका नहीं कर सकी, और पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता को लेकर के आ गए। इस अपमान से जयचंद इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की योजना बनानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ बार बार मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान यानी गजनी से चला करके आ रहा था, वो भी चाहता था कि मैं दिल्ली पर और अजमेर को अपने अधीन करूं, लेकिन बार बार उसको मुंह की खानी पड़ रही थी। जब जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसने धोखा दिया। धोखा कैसे दिया? वो पृथ्वीराज चौहान जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, वो दिल के बहुत साफ थे, बहुत नरम मुलायम दिल था उनका, इसलिए उनको जयचंद ने कहा कि भाई पृथ्वीराज मैं तुम्हारे साथ हूं युद्ध में। और 1191 की लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने बल पर लड़ाई लड़ी तो पूरी तरह से मोहम्मद गौरी को हरा दिया, पराजित कर दिया। उनके मंत्रियों ने कहा महाराज इसको या तो जेल में डाल दो या मौत के घाट उतार दो, लेकिन पृथ्वीराज ने कहा नहीं, निहत्थे पर वार करना राजपूतों का काम नहीं है भाई। हम राजपूत निहत्थे पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करते, और उसको छोड़ दिया। ये इस साइड जयचंद जो है वो बदला लेना चाहता था, केवल दिखावे में उनके साथ हुआ। और जब 1192 का युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में हुआ तो जयचंद की जो सेना है उसने धोखा दिया। धोखा देकर के पृथ्वीराज चौहान की सेना को नष्ट करने का काम किया। इतना नहीं, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को और उनके सबसे प्रिय मित्र चंद्रबरदाई को क्या कर लिया? बंदी बना दिया। और बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी जो है वो उन्हें अफगानिस्तान ले गया, गजनी ले जाकर के वहां पर इतना प्रताड़ित किया, इतना अपमानित किया। उनको मुस्लिम धर्म कबूल करवाने के लिए मोहम्मद गौरी ने जितनी चाही उतनी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। जब भी मोहम्मद गौरी सामने आकर के कुछ भी उनसे पूछता तो पृथ्वीराज चौहान उनकी आंखों में आंखें मिला करके उत्तर देता। ये बात गौरी को पसंद नहीं थी। वो कहते कि अपनी आंखें झुका के बात करो, लेकिन पृथ्वीराज एक सच्चे राजपूत थे,
सच्चे क्षत्रिय योद्धा थे, उन्होंने कभी नजर नहीं झुकाई। जब उन्होंने आंखें नहीं झुकाई तो मोहम्मद गौरी इतना क्रूर हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने गरम सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें जो है फोड़ दी और उन्हें कैद में डाल दिया। उनके साथ में उनका मित्र जो चंद्रबरदाई था वो उनके साथ गया और पृथ्वीराज रासो जो काव्य लिखा गया है वो भी चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रबरदाई है। तो चंद्रबरदाई जो है वो उनके साथ में थे। अब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु दंड देने वाले हैं, तो चंद्रबरदाई ने कहा जाकर के बादशाह से, मोहम्मद गौरी से कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान को मारना चाहते हैं, इससे पहले इनकी कला का प्रदर्शन तो देखो, आप दरबार में उसकी कला को तो देखो। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब चंद्रबरदाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही तो मोहम्मद गौरी जो है इसको मखौल मजाक समझने लगा और उसने मखौल उड़ाना शुरू कर दिया। जब चंद्रबरदाई ने कहा कि मेरा दोस्त शब्द बाण चलाता है, अर्थात आवाज पर बाण चला सकता है, तो मोहम्मद गौरी मखौल उड़ाने लगा और कहा कि ठीक है, हम देखेंगे तेरे मित्र में कितनी योग्यता है, कितना क्वालिफाइड है। और कहते हैं कि दरबार सजाया गया। मोहम्मद गौरी को डर था कि कहीं तेरे नहीं लग जाए, इसलिए बहुत ऊपर अलग अपना सिंहासन बनाया, दूर अलग जाकर के बैठा और वहां से वो देख रहा था। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को आंखें तो थी नहीं, उन्हें बाण दिया गया, तो चंद्रबरदाई ने कहा कि इन्हें 2 बाण दिए जाए। उनकी बात मान ली गई। चंद्रबरदाई ने जेल के अंदर ही पृथ्वीराज को एक दोहे के द्वारा पहले से ही तैयार कर रखा था कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि सुल्तान कहां बैठा हुआ है। और साथियों, जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि ठीक है अपनी कला का प्रदर्शन करवाओ, तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को एक दोहा बोल करके कहा, जो दोहा इतना प्रसिद्ध है कि पूरे राजस्थान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। 24 देखो, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी 4 बांस और उसके ऊपर 24 गज इतना ऊपर बैठा हुआ था और अंगुल अष्ट प्रमाण, उस पर 8 उंगल बताई और क्या कहा, ता ऊपर सुल्तान है, अर्थात मत चूको चौहान। तो चंद्रबरदाई ने कविता की 2 लाइनों के द्वारा पूरा का पूरा वर्णन कर दिया कि ये सुल्तान कहां बैठा है। सुल्तान कौन? मोहम्मद गौरी। और बता दिया कि यहां बैठा हुआ है। और पृथ्वीराज ने जैसे ही बाण मारा, मोहम्मद गौरी आकर के गिर गया। कहा जाता है कि भाई पहले से ही पृथ्वीराज ने कहा था अपने मित्र को कि मैं मुगलों के हाथ मरना नहीं चाहता, गौरी के हाथ मरना नहीं चाहता, मुझे गति नहीं मिलेगी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के कहने से दोनों अपनी कटार छुपा करके गए थे दरबार में। और ऐसी मान्यता है, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा कई बार हम पढ़ चुके हैं कि दोनों ने एक दूसरे को कटार मार करके और दोनों ही वहां अपने जो अंतिम सांस है वहां पर ली, अर्थात किसी दुश्मन के हाथों वो नहीं मरे। लेकिन मोहम्मद गौरी मरने के कारण उनके सैनिक, वहां की प्रजा बहुत नाराज हुई और कहा जाता है कि जहां मोहम्मद गौरी को दफनाया गया था उसी के पास में, जहां उसकी कब्र है उसके पास में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वहां पर रखा गया। और इसलिए रखा गया कि आने जाने वाले जितने भी मोहम्मदन हैं वो वहां पर जूते खोलते थे, बहुत बड़ा अपमान किया करते थे। लेकिन भारत माता का एक सपूत सन 2004 में शेर सिंह राणा जो है
वो तिहाड़ जेल में थे। जब उनको पता चला कि भाई हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां जो है अफगानिस्तान के अंदर आज भी वहां पर रखी हुई है, तो वो वहां गया और भेष बदल के जाओ चाहे कैसे भी गया होगा, उसने वो अस्थियां लेकर के भारत में पहुंचाई। धन्य है ऐसे लाल को, जिन्होंने अपने पूर्वजों की अस्थियों को दुश्मन देशों से उठा करके और भारत ले आया। तो ये इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो है, उन्होंने हमारे यहाँ भारत के अंदर जो शासन किया है, आपका शासनकाल जो है यानी 1162 में उन्होंने अपनी गद्दी संभाली और 1192 तक उन्होंने शासन किया। उनका शासन बहुत ही प्रसिद्ध था। उन्होंने राजपूतों को एकजुट किया, हिंदुओं को एकजुट किया और जब तक रहे सर उठा करके रहे। किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला कर सके, लेकिन धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो है उनका इतिहास है, हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि 1192 का युद्ध जो है वो हार के पीछे कई कारण था। पहला कारण तो ये था भाई कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट दिल इंसान थे और उन्होंने पुरानी परंपरा के अनुसार युद्ध लड़ा, अर्थात फेस टू फेस लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने कोई धोखा नहीं किया युद्ध के दौरान। जबकि मोहम्मद गौरी बहुत शातिर था, उसने छोटी छोटी सेनाओं को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके और बार बार आक्रमण किया, जिसके कारण राजपूत सैनिक थक चुके थे और इस प्रकार छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ करके उसने राजपूती सेनाओं को बहुत ज्यादा परेशान कर लिया था। दूसरा ये कि भाई जितने भी राजपूत थे वो शौर्य के लिए लड़ाई लड़ते थे, व्यक्तिगत रूप से अपना शौर्य जो है प्रदर्शन करना चाहते थे। वो अन्य किसी भी प्रकार का सामूहिक जो संघर्ष नहीं किया करते थे, उसका भी नुकसान हुआ। तीसरा ये कि जितने भी राजपूत थे, जब पृथ्वीराज ने उनसे मदद मांगी तो चूंकि संयोगिता के स्वयंवर में सभी राजपूतों का अपमान हुआ था, इसलिए राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान का कोई सहयोग नहीं किया। इन तमाम कारणों से पृथ्वीराज चौहान जो है वो युद्ध में हारे और इसका प्रभाव यह पड़ा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी हिंदू सम्राट नहीं बना। इसीलिए अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। तो उसके बाद ही मुगल जो है शासन दिल्ली पर स्थापित हो गया और धीरे धीरे जो राजपूतों का शासन था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। तो ये पृथ्वीराज चौहान अगर उस समय जयचंद उनको सहयोग करता या अन्य जितने भी राजपूत राजा थे अगर उनको सहयोग करते तो शायद भारत में कभी भी मुगल साम्राज्य स्थापना नहीं होती और कभी भी हो सकता है कि भारत कभी किसी का गुलाम भी नहीं होता। लेकिन आपसी फूट के कारण और परंपरागत युद्ध जो नीतियां हैं उनके आधार पर युद्ध लड़ने के कारण, तीसरा अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार लड़ने के कारण। जब एक बार मोहम्मद गौरी को जब चंद बरदाई ने पूछा कि भाई आपको हमने इतनी बार बंदी बनाया, हमने तो आपको माफ कर दिया और आप महाराज की आंखें निकाल ली, तो उसने कहा मोहम्मद गौरी ने कि आपकी सभ्यता और आपकी संस्कृति आपको कहती है कि दुश्मन को माफ कर दो, लेकिन हमारे अफगानिस्तानी जो हैं यहाँ की संस्कृति दुश्मन को माफ नहीं करती, या तो मार देती है या फिर जेल में डालती है। तो इस प्रकार के क्रूर शासन और शासक हुआ करते थे जो कभी भी दया भाव मनुष्य पर नहीं करते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे अपनी वीरता के कारण, अपनी सूझबूझ के कारण, अपने शासन के कारण अमर हो गए। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर पृथ्वीराज का नाम है, सभी उनका नाम मान सम्मान आज भी करते हैं और जयचंद को आज भी प्रत्येक व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति जब भी धोखेबाज का कोई भी एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है, तो जयचंद का ही नाम आता है। तो इसलिए पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में हमने पढ़ा। इसके ऊपर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान
मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ, तो यह हरियाणा में क्षेत्र है, तराइन का प्रथम युद्ध। कई बार ये पूछा जा सकता है कि 1192 में तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शासक थे। मोहम्मद गौरी का संबंध कहाँ से है, अफगानिस्तान से था। मोहम्मद गौरी की 1192 यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने सहायता की, जयचंद ने सहायता की। आप ये भी बता सकते हैं कि जयचंद पृथ्वीराज से नाराज क्यों था, तो आप कह सकते हैं क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज ने संयोगिता के साथ प्रेम विवाह किया था, इसलिए जो जयचंद है वो उनसे नाराज था। प्रश्न ये भी आ सकता है पृथ्वीराज रासो की लिखने वाले लेखक कौन थे, तो हमने बताया आपको चंद बरदाई थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इस पर बनते हैं आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं और एक एक शब्द एक एक चीज को आपको बार बार पढ़ना है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई एसएससी जीडी के अंदर जो 70 से 80 हजार पद डिक्लेयर होने वाले हैं इसी महीने में, मैं उसकी अभी से आपको तैयारी शुरू करवा रहा हूँ। उसी लेवल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पीछे भी जो हमने इतने एग्जाम दिए उनमें भी इन्हीं चीजों को आपसे पूछा गया है। तो आशा करता हूं कि जो भी आपको पढ़ाया समझ में आया होगा और आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे ताकि आप कंपटीशन को फाइट कर सकें। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।